गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आपको बताएंगे हम फ्लावर, फूल और फूल में होने वाला पॉलिनेशन, परागन। पॉलिनेशन इन प्लांट, पौधों में परागन। पौधों में परागण क्या है? परागण समझने के लिए जैसा कि आपको मैं बता दूं कि सभी सजीवों का एक लक्षण है रिप्रोडक्शन, अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करना। अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करने में मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। कभी कभी सिंगल पेरेंट भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, तो उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेल फीमेल दो मिल करके अगर रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन कहते हैं। तो पौधों में भी ऐसा होता है कि सिंगल पेरेंट भी अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। और मेल फीमेल दोनों मिल करके रिप्रोड्यूस करते हैं। तो पौधा को कैसे पहचानेंगे कौन मेल है और कौन फीमेल? तो पौधा को कहते हैं यह बाइसेक्सुअल है, द्विलैंगिक है। पौधा का कौन सा भाग जनन के लिए जिम्मेवार है? तो है फ्लावर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है, जबकि जड़, तना, पत्ती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है। तो फ्लावर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, आज हम उसी का चर्चा करेंगे और बताएंगे। तो पहले फ्लावर का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके बाद आपको पॉलिनेशन की प्रक्रिया को बताएंगे। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए कि किसी फ्लावर का सबसे नीचे वाला जो डंठल होता है उसको हम रिसेप्टेकल कहते हैं। रिसेप्टेकल कहते हैं या डंठल। रिसेप्टेकल के बाद आप देखे होंगे कि हरा हरा 5 ऐसे पत्ता निकला हुआ होगा, हरा हरा, जिसको हम लोग कहते हैं सेपल। इसको हम सेपल कहते हैं, या इसको हम लोग कैलिक्स भी कहते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि इसमें पंखुड़ी है ना, रेड का, ब्लू का, कलरफुल पंखुड़ी। और ये जो कलरफुल पंखुड़ी हैं, इनको हम लोग कहते हैं पेटल, या सभी पांचों पंखुड़ी को मिला देते हैं तो कहते हैं कोरोला। कोरोला कहते हैं। पांचों सेपल को मिला देंगे, कैलिक्स कहेंगे, कोरोला। और थोड़ा सा इसमें हम बीच वाला भाग बनाते हैं। आप देख लीजिए, बीच वाला भाग कैसा होता है? अंदर में ऐसे होता है।
इसको क्या कहते हैं? यह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। यहां से इसको क्या कहेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कार्पेल कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कौन कौन सा हिस्सा है? तो सबसे ऊपरे वाला भाग को हम कहते हैं अस्टिग्मा, बीच वाला को कहते हैं अस्टाइल, और इसको कहते हैं ओवरी, और इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है इसको कहते हैं ओवम। ओवा कर दीजिए, ओवा। और यह तीनों भाग मिला देती हैं, चारों कहिए, अस्टिग्मा, अस्टाइल, ओवरी, ओवा, तो इसको कहते हैं कार्पेल। और मैंने अभी बताया कि फ्लावर क्या होता है? बाइलिंगुअल, द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में पाया जाता है। तो इसमें ऐसे 5 हिस्सा होते हैं मेल का, और मेल के इस तरह की बनावट होती है ना। ऐसी बनावट होती है। मेल का जो हिस्सा है यह एक थैला है, और इसमें मेल गैमेट भरा हुआ है। मेल गैमेट बुंदा बुंदा से मैं दर्शा दे रहा हूं, मेल गैमेट है। और मेल गैमेट थोड़ा सा अलग हट के मैं बनाता हूं, कैसा दिखाई देता है? तो वह इस तरह का बना हुआ रहता है। ये क्या है? इसमें भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? तो पॉलेन ग्रेन, इसी को कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल, इसको कहते हैं पॉलेन सैक, मतलब थैला, पराग को रखने वाला थैला, और इसको कहते हैं फिलामेंट, है ना। तो पॉलेन ग्रेन, पॉलेन सैक और फिलामेंट, और ये समूचे तीनों मिला करके कह देते हैं कि यह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एक वर्ड में इसका नाम है अस्टामेन। तो आपने फ्लावर के स्ट्रक्चर देख लिया। 5 पार्ट होता है मेजर। कौन कौन? रिसेप्टेकल हो गया, डंठल, उसके ऊपर सेपल, उसी के अंदर फ्लावर पहले जब बड रहता है, कली रहता है तो सुरक्षित रहता है, तो वह है सेपल। सेपल के बाद ये कलरफुल पंखुड़ियां, इसको कहते हैं पेटल। और ये हो गया आपका कार्पेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं अस्टामेन। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे तभी बीज का निर्माण होगा, सीड का निर्माण होगा। कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? तो मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। मिलेगा कैसे? तो देखिए,
कलरफुल पंखुड़ियां कीटों को आकर्षित करती हैं। इसका स्मेल, अच्छे गंध, इसमें एक रस भरा हुआ रहता है जिसको हम लोग कहते हैं पराग रस, पॉलन जूस, मीठा जूस है, मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। कुछ ऐसे चिड़िया जैसे हमिंग बर्ड को आकर्षित करता है मीठे रस के लिए, मधुमक्खियों को आकर्षित करता है मीठे रस के लिए। स्मेल से आकर्षित कर लिया, चटकीला रंग है पेटल का, और इस चटकीला रंग के माध्यम से कीड़े आकर्षित हो जाते हैं, आदमी भी आकर्षित हो जाता है, जानवर भी आकर्षित हो जाते हैं और फ्लावर के पास चले गए। जाने अनजाने वश टच कर गए, मधुमक्खी इस पर चढ़ गए, इस पर बैठ गए और उनके पैर में निकले हुए रोआ, हेयर, उसमें पॉलन ग्रेन सट जाता है और फिर घूमने के दौरान इस स्टिग्मा पर चले आती है। स्टिग्मा बड़ा ही सेंसिटिव है। जैसे ही मधुमक्खी वहां पहुंची, मधुमक्खी के पैर में लगे हुए पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा अट्रैक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है और फिर इसमें एक रसायनानुवर्तन होता है। कुछ दिन पहले मैं पढ़ाया था एक वीडियो में, कीमोट्रोपिज्म, रसायनानुवर्तन। तो जैसे यहां पॉलन ग्रेन पहुंचा कीड़ों के माध्यम से, तो वहां से वो खींचने लगा नीचे की ओर और जाके ओवम से मिल गया, फ्यूज कर गया। तो यहां से कीड़ों के माध्यम से यहां पर पहुंच गया। इसी प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। रीचिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, एंथर भी इसको कहते हैं, पॉलन सैक को एंथर भी कहते हैं, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन पहुंचने की प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। परागण होती, परागण दो प्रकार की होती है। परागण की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला, परागण की प्रक्रिया, पॉलिनेशन की प्रक्रिया दो प्रकार होती है। पहला सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण। सेल्फ पॉलिनेशन क्या कहलाता है? अपने ही फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन पहुंचने की प्रक्रिया। एक ही फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन पहुंचने की प्रक्रिया को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। जबकि एक फूल के, और इधर है दूसरा फूल, है ना, इधर है दूसरा फूल, और इस फूल के पॉलन ग्रेन यहां पहुंच गए इस पर। यानी कि एक पौधा में एक फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन दूसरे पौधा या एक ही पौधा के दूसरा फूल के स्टिग्मा पर
पॉलन ग्रेन पहुंचने को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, पर परागन कहते हैं। यानी कि परागन क्या है? तो मेल गैमेट्स का फीमेल पार्ट स्टिग्मा पर पहुंचने की प्रक्रिया, रीचिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। रीचिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम स्टिग्मा, सेम फ्लावर्स, same stigma of the same flower, that is known as self pollination. While reaching of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of other flower, that is known as cross pollination. तो इस तरह से मैं समझता हूँ पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, परागण समझ में आ गया होगा। और परागण के बाद क्या होता है? पॉलिनेशन हो गया, तब तो यहाँ मैंने कीमोट्रॉपिज्म की प्रक्रिया बताया कि कीमोट्रॉपिज्म से यह सरकते हुए पॉलन ग्रेन्स ओवम से आकर के फ्यूज कर जाते हैं। अब यह फ्यूज करने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मीटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम दैट ऑफ द ओवा, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मीटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम दैट ऑफ द ओवा, that is known as fertilization, निषेचन। और निषेचन हो जाने के बाद क्या होगा? निषेचन जब हो गया तो यही तो मेजर कार्य था। अब पंखुड़ी का काम खत्म, स्टाइल का काम खत्म, स्टिग्मा का काम खत्म, एंथर का काम खत्म, तो किसका काम बच गया? ओवरी का काम बच गया। तो रिसेप्टेकल रहेगा, ओवरी रहेगा और सेपल भी रहेगा, और ये धीरे धीरे सिकुड़ जाएंगे, ये मुरझा जाएंगे। ये जो स्टाइल है यह सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, और अब कैसा हो जाएगा? ऐसा, है ना। और इस तरह से आगे फिर क्या होगा? आगे क्या होगा? पौधा का बोझ जिधर की ओर भार ज्यादा पड़ेगा उधर की ओर झुकने लगेगा, ओवरी धीरे 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 बड़ा होने लगेगा, ओवरी धीरे धीरे बड़ा, अब नीचे की ओर झुकने लगेगा ये। और इसका जो सेपल था ऊपर की ओर हो गया है, और इसका ओवरी ऐसे हो गया। धीरे धीरे, और इसमें जो ओवम था, ओवा जो था, फर्टिलाइज्ड ओवा, वो सीड बन गया, और फिर यह सूख जाता है, ऐसा हो, और फिर यह धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और इस तरह से यह एक फ्रूट्स तैयार हो गया। तो हम पूछेंगे, या आपको कहीं पूछा जाएगा कि सीड ओवा, फर्टिलाइज्ड ओवा क्या बनता है? फर्दर सीड बनता है। और डेवलप्ड ओवरी आगे जाकर के क्या बनता है? तो वो फ्रूट्स बनता है। पेटल का काम खत्म हो जाता है, सेपल रहता है, रिसेप्टर रहता है, तो ओवरी फ्रूट बन जाता है, और फर्टिलाइज्ड ओवा सीड बन जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पॉलिनेशन बता दिया। मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। धन्यवाद।